Indirect or asynchronous flight mechanism. Definition: a type of flight mechanism in which muscles do not act directly on the wings but act to change shape of exoskeleton for upward and downward stroke. Is called asynchronous or indirect flight mechanism. फ्लाइट मैकेनिज्म की वो किस्म के जिसमें मसल जो हैं विंग के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज नहीं होते, बल्कि विंग्स की इंटरनेस्टिक फंक्शन की वजह से एक्सोस्केलेटन की शेप जो है उसमें चेंज आती है और एक्सोस्केलेटन की शेप में चेंजिंग की वजह से विंग जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक लेते हैं। इस किस्म की फ्लाइट मैकेनिज्म को इंडायरेक्ट या एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इस फ्लाइट मैकेनिज्म में दो तरह के मसल्स होते हैं। वन ग्रुप ऑफ द मसल्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनली सिचुएटेड होते हैं, और दूसरी किस्म के जो मसल्स जो हैं उनको डॉर्सोवेंट्रल मसल्स कहा जाता है। और डॉर्सोवेंट्रल मसल जो हैं ये डॉर्सोवेंट्रली लोकेटेड होते हैं। डॉर्सोवेंट्रल मसल्स कंट्रैक्ट, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं ये रिलैक्स हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि विंग जो हैं अपवर्ड थ्रस्ट लेते हैं और टर्गम जो है ये डिप्रेस हो जाता है। टर्गम कहते हैं डॉर्सल पोर्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये एक अपवर्ड स्ट्रोक है विंग का, अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ विंग्स। दूसरा जो स्ट्रोक है विंग का वो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, और डॉर्सोवेंट्रल मसल जो हैं रिलैक्स होते हैं। डॉर्सोवेंट्रल मसल रिलैक्स। इस दौरान टर्गम जो है रेज्ड होता है या आर्च बन जाता है, टर्गम आर्च बना लेता है, और विंग जो है ये डाउनवर्ड मूव करते हैं, ये डाउनवर्ड थ्रस्ट आता है विंग में। दिस type of the indirect flight mechanism is downward strokes of wing. Again,
a type of the flight mechanism in which muscles, which are of two types. One types of the muscles are known as dorsoventral muscles, which are situated dorsoventrally. Another types of the muscles are known as longitudinal muscles, which are situated longitudinally. These two types of the muscles works antagonistic with each other, and these two types of the muscle do not act directly on the wings, but they act to change the shape of the exoskeleton or tergum, due to which tergum depressed or tergum raised, and the wing takes upward strokes or downward strokes. For example, upward strokes की अगर हम बात करें, upward strokes of wings, इस दौरान क्या होता है? During upward strokes of wings, dorsoventral muscle जो है contract होते हैं, longitudinal muscle relax होते हैं. dorsoventral muscle की contraction की वजह से tergum को पुल किया जाता है, जिसकी वजह से tergum डिप्रेस हो जाता है, और wing जो है tergum के डिप्रेस होने की वजह से wing जो है अपवर्ड स्ट्रोक या अपवर्ड थ्रस्ट लेते हैं. इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं. इसी तरह जब डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होता है विंग्स का, तो उस तरह क्या होता है कि डॉर्सोवेंट्रल मसल्स रिलैक्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से जो टर्गम या एक्सोस्केलेटन पे जो पुलिंग इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है, और टर्गम जो है ये रेज हो जाता है या ये आर्च बना लेता है. इस तरह टर्गम के रेज होने या आर्च बनाने की वजह से विंग जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं या डाउनवर्ड स्ट्रोक लेते हैं. दिस इज द अपवर्ड स्ट्रोक्स ऑफ द विंग्स एंड दिस इज द डाउनवर्ड स्ट्रोक्स ऑफ द विंग्स. एक्सोस्केलेटन जो है इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये फ्लेक्सिबल होता है या इसमें रेजिलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. एक्सोस्केलेटन में फ्लेक्सिबल या रेजिलेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इसके इस फ्लेक्सिबिलिटी या रेजिलेंसी की वजह से क्या होता है कि ये जो विंग्स के दोनों किस्म के स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स या डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के लिए जो वेलोसिटी और पावर जो है, वेलोसिटी एंड पावर फॉर स्ट्रोक्स इंक्रीजेस. और ये जो वेलोसिटी और पावर में इंक्रीज जो है ये किसकी वजह से होता है? ये एक्सोस्केलेटन की फ्लेक्सिबल और रेजिलेंट प्रॉपर्टीज की वजह से होता है. नेक्स्ट, विंग बीट. जिस वक्त इंसेक्ट्स के विंग बीट होते हैं, मींस वो डाउनवर्ड स्ट्रोक लेते हैं या अपवर्ड स्ट्रोक्स लेते हैं, तो थोरैक्स जो है, थोरैक्स जहां विंग्स अटैच होते हैं, उन विंग्स के अपवर्ड थ्रस्ट या डाउनवर्ड थ्रस्ट की वजह से टर्गम डिप्रेस या रेज्ड होता है, तो वो जो थोरैक्स रीजन जो है उसमें डिफॉर्मेशन आती है. थोरैक्स इज डिफॉर्म्ड ड्यूरिंग विंग बीट. तो जब थोरैक्स के अंदर डिफॉर्मेशन आती है तो इससे क्या होता है कि जो एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन, इस एक्सोस्केलेटन में एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है. उसके अलावा डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के मिडवे में एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं. क्रिटिकल पॉइंट, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के मिडवे में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जिस वक्त एक्सोस्केलेटन के अंदर स्टोर एनर्जी जो है, इस क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन में हैव मैक्सिमम स्टोर एनर्जी, एक्सोस्केलेटन में मैक्सिमम स्टोर एनर्जी होती है, और एट द सेम टाइम जो विंग्स के अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक्स
के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है उसमें भी कमी आती है। एक ऐसा पॉइंट जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जो विंग के डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के मिडवे में होता है। इस दौरान एक्सोस्केलेटन के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है, और विंग बीट या विंग के अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रस्ट के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है उसमें क्या आती है, कमी आती है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट विंग बीट इज डिक्रीज्ड। उसके अलावा विंग्स जो है जब ये क्लिक होते हैं, मींस कि जब ये अपवर्ड थ्रस्ट लेते हैं या डाउनवर्ड थ्रस्ट लेते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि स्टोर एनर्जी एक्सोस्केलेटन के अंदर होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। विंग क्लिक्स मींस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रस्ट। जिस वक्त विंग्स अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रस्ट देते हैं तो इस दौरान जो एनर्जी यूज होती है, यूज स्टोर एनर्जी इन एक्सोस्केलेटन, जो मैक्सिमम होती है वो एक्सोस्केलेटन के अंदर स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इनडायरेक्ट या एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म जो है, इसमें और डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म में फर्क ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म में फ्लाइट मसल्स के कंट्रैक्शंस की वजह से, एंटागोनिस्टिक फंक्शन की वजह से विंग्स में अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक्स क्रिएट होता था। लेकिन इनडायरेक्ट जो फ्लाइट मैकेनिज्म जो है, इसमें फ्लाइट मसल्स के एंटागोनिस्टिक फंक्शन की वजह से विंग्स मूव नहीं करते, बल्कि टर्गम जो है उसकी शेप में चेंज आती है, जिसकी वजह से टर्गम डिप्रेस या रेज होता है, और उसके साथ साथ विंग जो है टर्गम के अपवर्ड डाउनवर्ड थ्रस्ट की वजह से रेज हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। तो जो डायरेक्ट या सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म का इन्हिसार किस चीज के ऊपर था, नर्व इंपल्स के ऊपर था। जो फ्लाइट मैकेनिज्म फ्लाइट मसल्स की फ्लाइट मैकेनिज्म जो विंग को मूव करते थे, उनका इन्हिसार जो था वो नर्व इंपल्स के ऊपर था। उस नर्व इंपल्स की वजह से मसल्स जो थे वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते थे, जिसकी वजह से विंग जो थे वो मूव करते थे। लेकिन यहाँ पे विंग बीट और नर्व इंपल्स के दरमियान कोई मुताबिकत नहीं है, ठीक है। एसिंक्रोनी यहाँ पे कैसे क्रिएट होती है? एसिंक्रोनी is created from the lack of correspondence कहते हैं मुताबिकत को, correspondence between nerve impulse and wing beat। एक अंदाजे के मुताबिक एक सिंगल नर्व इंपल्स जो है, a single nerve impulse causes 50 cycles of the wings। 50 cycles of the wing, एक विंग जो है उसके 50 साइकिल्स जो है वो एक सिंगल नर्व इंपल्स से जो है वो क्रिएट होते हैं। इसकी मिसाल दी जाए, एक इंसेक्ट का नाम है मिज, और इस मिज में जो विंग्स की जो फ्रीक्वेंसी जो है, विंग्स की फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ विंग इन 1 सेकंड। एक सेकंड में विंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 साइकिल्स पर सेकंड। कि एक सेकंड में विंग जो है वो 1000 साइकिल जो है वो लेते हैं। उसके अलावा फ्लाइट मसल जो है, रोल ऑफ फ्लाइट मसल्स इन एसिंक्रोनी, रोल ऑफ फ्लाइट मसल in asynchrony। विंग बीट और नर्व इंपल्स के दरमियान जो एसिंक्रोनी जो है, इसका इन्हिसार फ्लाइट मसल्स के ऊपर होता है। फ्लाइट मसल दो तरह के होते हैं, डॉर्सोवेंट्रल मसल्स और लॉन्गिट्यूडल मसल्स। विंग बीट और
नार्मल बस के दरमियान जो एसिंक्रोनी जो है, जो इन दोनों के दरमियान जो मुताबिकत का ना होना, इसके आसान किस चीज के ऊपर होता है? फ्लाइट मसल्स के ऊपर होता है। ये फ्लाइट मसल दो तरह के, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और डॉर्सोवेंट्रल मसल्स। और इस दौरान जब थोरैक्स जो है उसमें क्लिक जब क्रिएट होता है, मींस के टर्गम जो है वो रेज्ड होता है या डिप्रेस्ड होता है। तो ये टर्गम का रेज्ड होना या डिप्रेस्ड होना, इसका इन्हिसार किस चीज के ऊपर होता है? स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स, मसल्स के रिलैक्सेशन के ऊपर इसका इन्हिसार है। फॉर एग्जांपल, एक किस्म के मसल जिनको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहा जाता है, अपवर्ड स्ट्रोक्स के दौरान आप देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है ये स्ट्रेच्ड होते हैं या रिलैक्स होते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में दूसरे मसल्स क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं। और इसके फौरन बाद सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक्स ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि अपवर्ड स्ट्रोक के दौरान लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या थे? स्ट्रेच थे। और डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे। और जो दूसरी किस्म के जो मसल जो है जिनको जिनको डॉर्सोवेंट्रल मसल कहा जाता है, ये उस वक्त स्ट्रेच होते हैं कि जब वेन जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक या थ्रस्ट लेते हैं। इस दौरान डॉर्सोवेंट्रल मसल जो है ये क्या होते हैं? ये स्ट्रेच या रिलैक्स होते हैं। और इसके फौरन बाद जब विंग्स अपवर्ड स्ट्रोक लेते हैं तो ये डॉर्सोवेंट्रल मसल जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म में ये जो मसल्स जिनको डॉर्सोवेंट्रल मसल्स या लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहा जाता है, these muscles are called fibrillary flight muscles। इन मसल्स को fibrillary flight muscles कहा जाता है, जो किस में इन्वॉल्व है? इनडायरेक्ट या एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म में। तो ये इनडायरेक्ट या एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लीज एंड वास्प। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? फ्लीज एंड वास्प जो इंसेक्ट्स जो हैं इनमें इनडायरेक्ट या एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म